मेरे भाइयों, आज मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ जो हमारा 8th यूनिट है, जिसका ये 8.2 सेकंड पार्ट है और एक्चुअल में ये जो टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, ये सारी क्या चीजें होती हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम तीन इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं। ये वर्ड आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर होगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, और वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो वो मिलके बनाएगा अपने बिजनेस को। जो भी वो एम्पायर खड़ा करेगा उसको कहेगा कि वो मेरी एंटरप्राइज है। एंटरप्रेन्योर मतलब, इसको सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन। जो भी वो काम कर रहा होता है उसको, प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और जो भी रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट मतलब जो भी है वो एंटरप्राइज होता है। जस्ट लाइक ग्रामर, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तीनों चीज इस तरीके से। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर एक एक करके समझते होता क्या है। पर्सन, इमेजिन एक बॉय है अर्जुन। अर्जुन ने देखा भाई अपने एरिया में वांट हेल्दी होममेड फूड, मतलब उसने देखा कि पीपल इन हिज एरिया वांट हेल्दी होममेड फूड। उसके इलाके में लोग हेल्दी होममेड फूड चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं वहां पे। तो उसने डिसाइड करा कि भाई मैं अपना खुद का एक हेल्दी फूड बिजनेस बनाऊंगा। उस बंदे ने ये चीज डिसाइड करी। तो अर्जुन को पैसा लाना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, वर्कर को लाना पड़ेगा, उसको रिस्क लेना पड़ेगा, बकायदा एक बिजनेस चलाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, एवरीथिंग। उस टाइम पर जब उस बंदे ने ये सारी चीजें सोची, तो उसके पास एक आइडिया है, एक मॉडल है बिजनेस का। दैट्स वाई ये डिपेंड नहीं करता उसके पास पैसा है या नहीं है। अभी वो व्यापारी नहीं है, लेकिन उसके पास एक आइडिया है दिमाग में, कुछ क्रिएटिव। जैसे पेटीएम, फोन पे, जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनी देखे, जोमेटो, स्विगी, चलो मान लो, ठीक है ना। तो जो इंडियन कंपनीज हो गई जैसे कि, है ना, तो जैसे ओला हो गई, है ना। तो ये सारी एक क्रिएटिव आइडियाज हैं। कुछ कुछ बाहर से कॉपीड है, फिर अपने इंडिया में चल रहा है वैसा। लेकिन कुछ बाहर के ही हैं, जैसे उबर हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे फोन पे, यूपीआई, है ना, भीम, बीएचआईएम, है ना, तो भारत पे, इस तरीके से ये खतरनाक चीज है, जो क्यूआर कोड वाला सिस्टम है। तो ये सब एक आइडिया है, एक इंसान के दिमाग में होता है, और अगर उसके पास आइडिया और उसको किसी ने वो पैसा दे दिया और उस बंदे ने वो सक्सेसफुली चला लिया, तो वो एंटरप्रेन्योर है जिसने ये सारी चीजें करी। और जो भी वो सारी चीजें कर रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्राइज, जो भी वो एक कंपनी खड़ी करके बैठ चुका है, दैट इज एंटरप्राइज। मुझे उम्मीद है आप पूरे तीनों अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अर्जुन को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो अपना खुद का बिजनेस सेट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप पूरा प्रोसेस होता है। भाई उसने सिर्फ एक दिन नहीं, एक आइडिया बनाया, प्लान बनाया, कैपिटल अरेंज करी, लेबर मशीन लाया, रिस्क लिया, प्रोडक्शन स्टार्ट करी। ये पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है कि नहीं है? मतलब जो भी उसने काम सोचा वो सब एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सेटअप करते हो, रन करते हो बिजनेस, रिस्क के अंदर और अनिश्चितताओं के अंदर। कल को क्या होगा कुछ नहीं पता, वो सब चीजों के अंदर। फिर आपका आउटकम, रिजल्ट, एंटरप्राइजेस। ये सारे एफर्ट करके अर्जुन को फाइनली उसका बिजनेस जब अपना एक तरीके से स्टार्ट हुआ, तो वो उसकी जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है वो कंपनी उसके एंटरप्राइजेस कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्राइज क्या होती है, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो देखो सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं ना, इसमें से कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप द अदर 3 फैक्टर्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। भाई सिंपल सी बात है। आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपसे पूछूं, आप बताओ, आप कहोगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योरशिप। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि कल को आप कभी भी कल को आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर चाहिए। तो 4 फैक्टर में एक जमीन होनी चाहिए भाई, जमीन के साथ लेबर होनी चाहिए, पूंजी, पैसा होना चाहिए, और इसके साथ एक आइडिया होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एक आइडिया होना चाहिए, मतलब बिजनेस पूरा चले, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक फैक्टर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर नहीं होगी तो बाकी 3 फैक्टर कैसे ढंग से काम करेंगे? सोचो ना, आइडिया ही नहीं होगा तो इन सब का क्या फायदा, है ना। तो समवन जो ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा इन सब चीज को, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एक सिस्टम है जिसमें आप पर्पसफुली एक्टिविटी करते हो, बिजनेस को स्टार्ट करना, प्रॉफिट कमाना, रिस्क लेना, और अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप समझ चुके होगे। अब हम समझते हैं फीचर क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे, उसके फीचर के ऊपर बात चलेगी यहाँ पे। लेट कंटिन्यू विद अर्जुन एग्जाम्पल। सिस्टमैटिक एक्टिविटी सबसे पहला फीचर है, बुक में चेक करना है, बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको मैंने बस अपनी खुद की लैंग्वेज में ये बना के इसको लिखा है। तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी क्या है ये, ठीक है ना, इसको समझ रहे हैं। तो अर्जुन डिड नॉट रैंडमली स्टार्ट बिजनेस। मार्केट रिसर्च करी होगी, प्रॉपर प्लानिंग करी होगी, स्टेप वन बाय वन आराम से स्टेप्स लिए होंगे,
तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, ऐसा नहीं रात को सोए कुछ आइडिया आया सुबह उठा बिजनेस शुरू करने चंदा मांगने चला गया कहीं से कि मुझे दे दो पैसा, ऐसा नहीं है भाई। है मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, ऐसा नहीं मुंह उठाया और कर लिया। समझ रहे हो? लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। अर्जुन ने रजिस्टर करा उसके बिजनेस को लीगली, मतलब अर्जुन ने जब अपना बिजनेस आइडिया सोच लिया, सिस्टमेटिक एक्टिविटी के बारे में बातचीत हो गई, अब वो अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर करेगा। ही डिड नॉट डू एनीथिंग लीगली, वो कोई चीज लीगली तो नहीं कर रहा, तो लॉफुल उसका बिजनेस होना चाहिए और क्लियर पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट और वैल्यू क्रिएशन। लॉफुल एक्टिविटी होती है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, लॉफुल एक्टिविटी होती है, पर्पस कोई मकसद है काम करने का। इनोवेशन, अर्जुन ने इंट्रोड्यूस करा इको फ्रेंडली पैकेजिंग, मतलब भाई अर्जुन ने वो खाना बांटने का करा था ना अपनी सोसाइटी में हेल्दी फूड, तो अब उसने सोचा यार कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो इनोवेटिव हो, जो ऐसा हो जो अभी तक कोई कर ना रहा हो, कुछ इनोवेटिव इनोवेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है ना, यू मस्ट हैव एन दैट आइडिया जो अभी तक किसी ने सोचा ना हो। यू शुड हैव अ ग्रेट आइडिया, समथिंग न्यू जो मार्केट में किसी ने सोची नहीं है, तभी तो लोग आपसे अट्रैक्टिव होकर आपको पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे उस बंदे ने सोचा, या कुछ हेल्दी रेसिपीज उस बंदे ने कुछ सोची, ऐसा कुछ मार्केट में जो कोई और नहीं कर रहा, वो करके दे रहा है। तो इनोवेशन आती है भाई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। एक साधारण बंदा जो बिजनेस उठाए, रेडी लगा के बिजनेस शुरू करे, और एंटरप्रेन्योरशिप पे फर्क समझ पा रहे होगे आप, ठीक है ना। उसने कुछ नया करा, इंप्रूव्ड जो भी चीज थी वो इनोवेशन थी, ठीक है ना। तो ये भी एक एक्टिविटी या फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अर्जुन ने जमीन अरेंज करी होगी, मशीन खरीदी होगी, वर्करों को लाया होगा, कच्चा माल खरीदा होगा, उसने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करा होगा, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर आया होगा, ऑर्गेनाइज करा होगा। इसी को तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, कि इसके अंदर आप आइडिया तो ले आए, लेकिन आपको उसके बाद सारी प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है आपको, समझ रहे हो। रिस्क टेकिंग है भाई। व्हाट इफ कस्टमर डोंट लाइक फूड, ऐसा क्या अगर कस्टमर को फूड नहीं पसंद आया, वो लॉस हो सकता है। तो अर्जुन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें ऑब्वियस सी बात है रिस्क है। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी बिजनेस ही है, लेकिन रिस्क तो होता ही है ना, रिस्क टेकिंग है, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नीड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, अब इंडिया में तो आप ये चीज देख रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हाँ हालांकि शार्क टैंक आया और बहुत सारी चीजें आई, लेकिन एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप पे यार कोई ज्यादा लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते, सवाल आना चाहिए ना। कि अब जैसे आपके घर वाले, जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो, आपके घर वाले क्या कहते होंगे कि बेटा जल्दी से पढ़ लो, नौकरी लग जाना, जल्दी से पढ़ लो, नौकर बनना है ना, नौकरी करनी है बेटा, नौकरी करनी। यूं नहीं कहेंगे कि बेटा खुद के मालिक बनना और लोगों को काम देना, जगत में भला करना सबका, ठीक है ना। काम इंसान खुद से काम चाहता है, समझ रहे हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कह रहा है इसको नेशनल लेवल पे सोचो, देश के लेवल पे। भैया आप फोन पे देख रहे हो कितना बढ़िया सिस्टम है, ऐसा नहीं है ये बाहर से आया है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चल रहा है क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, ये सब बाहर नहीं चल रहा। ये आपका सिस्टम है, आप इंडिया में खुद बनाए हो, खुद लाए हो, और बाहर आप फैलाना चाहते हो। अगर एक टाइम पे लोग इसको देखें कि हाँ जी पूरा वर्ल्ड में चलने लग जाए, तो इंडिया की वाहवाही होगी ना। है इनिशिएटिंग डेवलपमेंट, नए बिजनेस अपनी प्रोडक्शन और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। भाई मैं एक ऐसा काम में मार्केट में घुस रहा हूँ, मैं एक ऐसा काम तो करने की सोचूंगा ना जो ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोडक्शन और ग्रोथ दे। और वो कैसे देगा, जब मैं कुछ अलग करूंगा। इनिशिएटिंग डेवलपमेंट, सस्टेनिंग डेवलपमेंट। सबसे पहला जरूरत क्या है कि भाई डेवलपमेंट इनिशिएट हो, ग्रोथ हो आपकी। दूसरा, एग्जिस्टिंग बिजनेस लगातार कोशिश करते हैं इनोवेशन के जरिए अपने आप को ग्रो कराना। तो आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप ये चाहोगे आपकी डेवलपमेंट हो, और अगर डेवलपमेंट हो गई तो आप ये चाहोगे कि डेवलपमेंट चलती रहे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो एंटरप्रेन्योर या वर्कर्स, इन सबको नौकरियां मिलेगी ना काम करने को। अब एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं ओनर तो रहेगा या शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन आइडिया उसका है, लेकिन काइंड ऑफ उसको भी तो काम ही मिल रहा है कहीं ना कहीं। उसका कोई आइडिया ही नहीं लेगा तो बेचारे को कहाँ काम मिलेगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमें करनी है तो उसका प्रोसेस कैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल अब हमें ईडी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी है। तो कह रहा है इसके अंदर दो फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो। एक है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, एक है इंडिविजुअल फैक्टर। मतलब एनवायरमेंट अच्छा करो, एक एक इंसान को अच्छा करो। एनवायरमेंट मतलब माहौल ऐसा बनाओ जहां लगे कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप रन कर सकती है, हर बंदा हर बच्चा बड़ा होके कहे हाँ मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। या इंडिविजुअल फैक्टर, हर एक बंदे को मतलब वही उसके मन में सोच विचार है, तो उसके लिए माहौल भी तो होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम हो,
एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटरेस्ट रेट कम हो तो बंदे लोन वोन ले सकें, दे सकें, है ना? देगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं देना चाहेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन ले सके, मिल सके। और टैक्सेशन बहुत ज्यादा ना हो, मीडियम टाइप टैक्स हो, ताकि बंदा ये सोचे कि हाँ भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ। या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो। अब देखो आपका जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स याद आया होगा, जहां पर सबकी अमीरों की संपत्ति लो और सब में बांट दो बराबर लोगों में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट रन करें, उस देश को, उस देश की इंडस्ट्री, उस देश के हर एक इंडस्ट्री के मालिक उस देश को रन करें। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, तभी तो इंसान को लगेगा कि हाँ ओनर बनना है भाई। और इंडिविजुअल फैक्टर मतलब बंदे को कॉम्पिटेंसीज दो, उसके अंदर विलिंगनेस तो हो। अगर एक पर्सन के पास काबिलियत भी हो और विलिंगनेस भी हो तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। समझ में आया? तो कॉम्पिटेंसी एक तरीके से विलिंगनेस का मैट्रिक्स है। मतलब अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी कम है और विलिंगनेस भी कम है तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो। लेकिन आपके अंदर कॉम्पिटेंसी बड़ी ज्यादा है लेकिन इच्छा कम है, तो आप एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि इच्छा नहीं है ना आपके अंदर, काबिलियत तो है वह इच्छा नहीं है। लेकिन सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, इच्छा कम है और कॉम्पिटेंसी ज्यादा है। मतलब आप, हाँ काबिलियत एक तरीके से ज्यादा है। दूसरा, अब आपकी अगर कॉम्पिटेंसी कम हो, मतलब आप एक तरीके से मान लो फॉर एग्जांपल, आप अच्छे नहीं हो, कॉम्पिटेंट नहीं हो, ज्यादा काबिलियत नहीं है आपके अंदर, लेकिन आपकी इच्छा बहुत है, तो इसका मतलब आप ईगर हो कि यार मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर हंगर है, वो वाली चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंसी भी बहुत ऊंची रखते हो और विलिंगनेस भी आपकी बड़ी है, तो आप एक रेडी एंटरप्रेन्योर हो। तो हाई एबिलिटी, हाई विलिंगनेस, रेडी एंटरप्रेन्योर। और फिर ऐसी सिचुएशन देख के हमारे इंडिया में स्टार्टअप इंडिया स्कीम चली थी। मेक इन इंडिया सुना होगा आपने, है ना? इमेजिन करो इस सिचुएशन को, एक गर्ल है जिसका नाम है मीरा, उसके पास एक आइडिया है कि मैं एक मोबाइल ऐप बनाऊंगी जो किसानों को डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर दे। बताओ कितना बढ़िया नहीं आइडिया हो गया है। तो शी हैज अ ग्रेट आइडिया, पैशन, वेरी लिटिल मनी। अब ये क्वेश्चन क्या है, कौन उसको सपोर्ट करेगा? स्टार्टअप इंडिया स्कीम सपोर्ट करेगी। यानी कि भारत सरकार कहेगी कि हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम डाल रखी है, बेटी अपना नाम दर्ज करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। है, और भी सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है जो अगस्त 2015 में लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मेन मकसद इसका यही था कि जो जवान एंटरप्रेन्योर है उनको बढ़ावा दिया जाए कि आओ आइडिया दिखाओ, बताओ, बनाओ, बढ़िया तरीके से बिजनेस करो, इनोवेशन आएगा भाई, लोगों को रोजगार मिलेगा, है, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पैसा और बाकी के भी सपोर्ट, जैसे टैक्स वैक्स में थोड़ी छूट दे देगी 1-2 साल, इस तरीके से। कंडीशन क्या है कि एक अच्छा आपको स्टार्टअप करना है या फिर, तो क्या कंडीशन है? तो अगर मान लो मीरा को बेनिफिट चाहिए स्टार्टअप इंडिया से, तो उसका बिजनेस जो है ना वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या? सबसे पहले तो उसका बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। वो 10 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए बिजनेस, मतलब उसकी उम्र ये 1 आध साल पहले बनाया हो या 9-10 या 4-5 3-4 साल पहले। और उसका एनुअल टर्नओवर ऐसा ना हो कि ऑलरेडी बिजनेस बढ़िया है और सालाना जो इनकम है वो 100 करोड़ से ऊपर है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो इनोवेशन पे फोकस दे, मतलब कुछ ऐसा ऐसा ना हो कि बेसिक जो सब कर रहे हैं वो ऐसा ही बिजनेस हो, नहीं, इनोवेटिव होना चाहिए। सरकार देखे कि यार हम पैसा क्यों खर्च करेंगे आप पे, कुछ इनोवेटिव करो, है ना, उस तरीके से। और इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब ऐसा ना हो कि कोई चल रहा है बिजनेस और उससे अलग होके कुछ बना हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए कुछ, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है सरकार के द्वारा निकाली गई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फीचर क्या है? अब स्टार्टअप इंडिया में सरकार करना क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि इनोवेटिव डेवलपमेंट हो, वो बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा जो इनोवेशन लाएंगे। एग्जांपल, मीरा जो फार्मर ऐप है वो न्यू है और इनोवेटिव है, तो ऐसी चीजें ग्रो करेंगी। ये फीचर, ये एक फीचर है स्टार्टअप इंडिया का। नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट एनकरेज करेगी जवानों को कि रिस्क लो, बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है ना, तो ये एक फीचर है। मिनिमम लीगल अप्लायंसेस, देखो पहले 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन भी नहीं है, कोई लीगल प्रेशर भी नहीं आएगा आपके ऊपर ज्यादा। ये फीचर है स्टार्टअप इंडिया का कि कोई आप पे हैवी इंस्पेक्शन नहीं होगा, चेक नहीं होगा आपका बिजनेस क्या कर रहे हो आप क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं इलीगल करोगे, लेकिन आप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप करो, अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो उस तरीके से हिसाब चलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप अच्छे से, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, सरकार कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रही है आप पे। फाइनेंशियल बेनिफिट है, देखो इनकम टैक्स रिबेट हो जाता है 3 साल तक, और 80% रिबेट पड़ता है पेटेंट की कॉस्ट पे। मतलब आपका जो पेटेंट की कॉस्ट, पेटेंट भी खरीदते हो आप, उस पर भी 80% रिबेट दे देती है सरकार वापस, ठीक है ना। और इनकम टैक्स भी रिबेट पड़ता है आपको 3 साल तक। तो कहीं ना कहीं बहुत फाइनेंशियली फायदा है, सरकार आपसे ज्यादा खास टैक्स भी नहीं ले रही। इजी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, गवर्नमेंट एक पोर्टल देती है, मोबाइल ऐप है, उससे कर लो अपना रजिस्ट्रेशन। और स्टार्टअप सपोर्ट हब होते हैं, सपोर्ट सेंटर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट जैसे कि एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, है ना, इस तरीके से। ये सब आपको, अगर आपके पास कुछ है
बढ़िया सा आइडिया तो आप बता सकते हो। ये सपोर्ट हब है जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी, इसके तहत रह के मैंने ये संस्था से जुड़कर मैंने कुछ नई चीज बनाई है इसकी मदद से। गवर्नमेंट फंडिंग भी गवर्नमेंट खुद भी 10,000 करोड़ तक अरेंज करती है इनको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप मान लो अपना स्टार्टअप जो है उसको रजिस्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करो, रजिस्टर करो। फिर स्टार्टअप जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लोगे, जो हम ऑलरेडी पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जाओ और अपना एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं अपलोड कर दो, जो भी जरूरी देने होंगे आपको। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, और फिर सेल्फ सर्टिफाई कंडीशन, मतलब मैं कहते हैं ना सेल्फ सर्टिफाई करना एक तरीके से, वो कंडीशन आपको भरनी होगी और फिर आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा और आपका स्टार्टअप के अंदर बिजनेस आ जाएगा। बाकी फिर आपको पैसा कैसा मिलेगा, आप देखो मीरा जैसे मान लो भाई, जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप आप सरकार के तहत रह के बनाओ, उसके बिना भी जैसे आप कर रहे हो तो आपको पैसा तो चाहिए ना भाई, है ना। सरकार दे रही हो नहीं दे रही हो फिर भी पैसा तो चाहिए। तो कुछ तरीके हैं जिसके अलावा आपके पास अगर आइडिया है तो आपको पैसा मिलता है। जैसे एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। मीरा जो है अपनी खुद की पर्सनल पैसा लगाए, अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से पैसा मंगा ले, बूट स्ट्रैपिंग हो गया, ठीक है ना। क्राउड फंडिंग, शी पुट हर आइडिया ऑनलाइन, और बहुत सारे लोग छोटा छोटा पैसा डालना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे ही इन जगहों पे अपने अपने आइडिया डाल दो और लोग जिसको लगेगा बढ़िया आइडिया है तो थोड़ा बहुत आपको पैसा दे देंगे। एंजल इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा सा रिच इंडिविजुअल है जो अकेला आपके बिजनेस में पैसा लगा दे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स है इंडियन एंजल एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स और मुंबई एंजल्स, इस तरीके से। तो अगला है वेंचर कैपिटल, बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है रिस्की, मतलब बड़ी बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्ट इन रिस्की बट पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स, ठीक है ना। मतलब जो इसके अंदर भी जनरली कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ना, वो इन्वेस्ट करती हैं रिस्की, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे स्कीम्स, ऐसे स्टार्टअप्स में जो रिस्की तो है लेकिन थोड़ा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप होता है, उनमें वेंचर मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा डाल दें, एग्जांपल इनके हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर होते हैं। इंक्यूबेटर जनरली कौन होते हैं, ये मदद करते हैं स्टार्टअप अर्ली स्टेज में, जैसे लर्निंग से वॉकिंग, मतलब लर्निंग टू वॉक, चलना सिखाना। और एक्सेलरेटर वो लोग होते हैं जो अब आपको चलना तो आ गया लेकिन अब आपको दौड़ना है तो वो सिखाना, तो इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर वो होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सा पैसा मिल सकता है आपको, विनिंग कॉन्टेस्ट फंड, मतलब स्टार्टअप पार्टिसिपेट करता है कंपटीशन में और विनर को फंड मिलता है, मतलब वो एक तरीके से कंपटीशन कराना, जो बढ़िया होगा उसको हम पैसा दे देंगे। बैंक लोन मिल जाए भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब आपको लोन दे दे। अगर एनबीएफसी अगर बैंक मना कर दे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ये भी आप लोन दे सकती है आपको, वो उनसे ले लो। गवर्नमेंट ऑफर कर दे, अगर आपको गवर्नमेंट आपको कोई स्कीम के तहत पैसा दे दे तो बढ़िया है, नहीं तो क्विक मनी वही किसी से कस्टमर से मांग लो या कोई जमीन वमीन बेच बाच के कर लो, ठीक है ना। चलो, तो बेटा यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का हिसाब किताब खत्म हो गया, अब हम चलेंगे आईपीआर, ठीक है ना। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट ये सब समझेंगे कि करके। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, सपोज अ बॉय नेम अर्जुन, और एक बड़ी ब्यूटीफुल नोवेल लिखी है इसने, और इसने 2 साल लगाए इसको लिखने में, रिसर्च करी इसने, बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स बनाए। कहता अब इमेजिन करो समवन कॉपी हिज नोवेल, उसकी नोवेल को किसी ने कॉपी कर लिया और अपने खुद के नाम से डाल दिया, क्या फेयर है? आपको भैया बिल्कुल बहुत गंदी बात कर दी किसी ने, है कि नहीं। तो अब आपको अर्जुन के क्रिएशन को बचा के रखना था भाई, अर्जुन चाहता था भाई मेरी मेहनत बची रहे, कोई चुरा ना ले, तो इसीलिए उसने क्या करा, वो अपना उसके पास होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके पास उस चीज का प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए ताकि कोई उससे यूज करे तो वो इसका नाम लेके या उसको मेंशन करके यूज करे, या फिर वो यूज ना कर सके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, इसका मतलब कोई भी ओरिजिनल क्रिएशन जो होती है ना इंसान के दिमाग की, जैसे मान लो आपने कोई किताब बनाई, गाना बनाया, मूवी बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, डिजाइन बनाया, इन्वेंशन करी, ये सब सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरली एक प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग ने बनाई है, मतलब आपका कोई एक आइडिया है और वो आप चाहते हो कोई उसको इस्तेमाल ना करे, या फिर आपका वो आइडिया है वो किसी और के पास नहीं है, तो वो आपका एक क्रिएटिविटी है, तो आप अब उसको चाहो तो वो एक तरीके से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पहले तो आप ये समझ लो, आप चाहो तो उसका राइट ले सकते हो, अधिकार ले सकते हो कि ये मेरी है, मैंने बनाया, वो कोई और ले ना ले, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, देखो दो मेन कैटेगरी में आती है, एक के अंदर तो सारे लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क आ जाते हैं और एक के अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आ जाती है, तो एक एक करके समझते हैं। लिटरेरी में जैसे आपकी किताबें आ जाएंगी, म्यूजिक का कंपोजिशन आ जाएगा, नोवेल, पेंटिंग, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, इस तरीके से मूवीज आ जाएंगी, कोई स्कल्पचर्स आ जाएंगे, कोई एग्जांपल जैसे अर्जुन की जो नोवेल थी वो लिटरेरी प्रॉपर्टी थी। एक होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मतलब कोई नई तकनीक आपने बना दी हो, कोई नया डिजाइन बना दिया हो, कोई नया प्रोडक्ट का आइडिया या ब्रांड नेम या लोगो अगर आपने बना दिया हो,
तो वो अगर कोई नई मशीन खोलना चाहता था तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। और एक होती है लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, लेकिन उसके राइट क्या भाई? आपको पता है आपने कुछ क्रिएटिव बनाया है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, अब आप उसका अधिकार ले लो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कुछ स्पेशल लीगल राइट जो क्रिएटर को मिला है एक फिक्स समय के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड समय मिलता है। ये राइट होते हैं जो आप चोरी ना हो, कोई कॉपी ना कर ले, कोई यूज ना कर ले आपका ये जो अधिकार है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसको इंटेलेक्चुअल जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका राइट ले लेते हो कुछ समय तक के लिए। अगर मान लो किसी ने बिना परमिशन के करा तो उसको फिर आप उस पर पनिशमेंट कर सकते हो लॉ के अंडर। बाकी आईपीआर कितने टाइप के होते हैं, जैसे कॉपीराइट हो जाता है, पेटेंट हो जाता है, मतलब ये राइट्स है, क्या क्या राइट्स ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो, पेटेंट ले सकते हो, ट्रेडमार्क ले सकते हो, ट्रेड सीक्रेट ले सकते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ले सकते हो। ये करके समझेंगे क्या। सबसे पहले कॉपीराइट समझते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरी वे में समझते हैं, जैसे कोई कहानी दे रखी हो तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इज द राइट गिवन टू राइटर्स एंड आर्टिस्ट। मतलब कॉपीराइट एक जनरली कुछ नहीं है, आपको अधिकार दे, कोई राइटर कोई कहानी लिखता है या आर्टिस्ट कोई गाना गा रहा है, पिक्चर लिख रहा है, वो सब चीजें, तो वो सिर्फ क्रिएटर अपने काम को इस्तेमाल करे। जैसे कोई किताब छाप दी हो, है ना, कोई गाना, कोई मूवी, कोई सॉफ्टवेयर, है ना, तो उसमें क्या है, वो कोई और उसका इसकी कला को कोई लिखत जो है उसकी या कोई आर्टिस्ट वो यूज ना कर ले इसको, तो वो जनरली अपने बिजनेस में, है ना, कॉपीराइट ले सकता है। बाकी कॉपीराइट का आपको अधिकार पता होना चाहिए, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है। बाकी जनरली कॉपीराइट में कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हो, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस और 4 कॉपी भरनी पड़ेगी आपके काम की, और 30 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कॉपीराइट जनरली जो राइटर्स होते हैं ना उनको लाइफ टाइम मिल सकता है या 60 साल आफ्टर डेथ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके कोई यूज करेगा, अगर आपका कोई आपका कॉपीराइट हो रखा है, आपने करा रखा है, कोई यूज करेगा तो उसको थोड़ा फीस वीस देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलेगा, है ना, तो आपके लिए फायदा है। कोई आपका अधिकार यूज कर रहा है तो आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है। तो राइटर जो होते हैं ना उनको या तो लाइफ टाइम मिल जाता है, लाइफ टाइम मतलब जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कॉपीराइट कराया तो उसको पूरी लाइफ टाइम मिलेगा कॉपीराइट। उसके साथ साथ उसे जब वो मर भी जाएगा तो उसके 60 साल तक वो उसका है, उसके बाद तो फिर किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर मूवी हो गया या फोटोग्राफ हो गया, तो वो जब पब्लिकेशन हुआ तो उसके 60 साल तक चलता है। आज कोई फोटो खींच के डाल दो, कॉपीराइट करा दो, अगले 60 साल तक वो आपकी है, ठीक है ना। लेकिन कोई किताब, कोई गाना, है ना, तो वो समझ रहे हो। चलो, तो ये कॉपीराइट का हिसाब किताब है। पेटेंट पे बात करते हैं। पेटेंट आपको कुछ नई इन्वेंशन देता है। एग्जांपल, अगर अर्जुन इन्वेंट करता है एक नया वाटर सेविंग मशीन तो उसको पेटेंट लेगा वो उस चीज पे। पेटेंट जनरली कुछ नहीं है, आपने कोई नया कलाकारी इन्वेंशन करा ना कुछ, उस पे पेटेंट मिलता है, तो वो इन्वेंशन को फिक्स टाइम तक के लिए यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे मान लो, पहली चीज कंडीशन क्या है पेटेंट लेने के लिए, पहली बात तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज यूजफुल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नई चीज तो है लेकिन वो यूजफुल ही नहीं और उसका पेटेंट करा लो है शौक के लिए। और वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हाँ ये तो होना ही है तो इस पे फिर पेटेंट ले लोगे तो फिर सब बोलेंगे हाँ जी ये तो चीज होनी थी, ये तो नई इन्वेंशन क्या है, तो बेसिक सी लॉजिक है, इसीलिए हम उस पर पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। तो वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, वो कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए और वो पेटेंट एक्ट के अंदर आनी चाहिए। बाकी पेटेंट जनरली कुछ नहीं होता, इंडिया के अंदर 20 साल तक चलता है आपकी एप्लीकेशन डेट से, उसके बाद उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, फिर रिन्यू करा लो तो अलग चीज है। बाकी इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन भरते हो 18 महीने बाद मिलता है, फिर एक एग्जामिनेशन होता है, डिसीजन लिया जाता है पेटेंट ऑफिस के द्वारा कि क्या हम आपको इस चीज पे पेटेंट दें कि नहीं दें। और अगर अपोजिशन है तो फिर देखना पड़ेगा कि यार नहीं भाई इस पे हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते, तो किसी और बंदे ने भी रजिस्टर करा रखा है ना, आपसे पहले कुछ हो रखा है। इसके बाद तीसरा आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जनरली कुछ भी नहीं, कोई नाम हो जाए, कोई लोगो हो जाए, कोई सिंबल हो जाए, कोई कलर, कोई शेप, कोई साउंड हो जाए, तो ये सारी चीजों पे आप क्या करते हैं, ट्रेडमार्क कराते हो। जैसे नाइक का लोगो हो गया, है ना, कोको कोला बोतल की शेप हो गई, या फिर मैकडी का आई एम लविंग इट स्लोगन जो है ना, वो भी भाई ट्रेड उस पे भी क्या कहते हैं ट्रेडमार्क हो रखा है, ध्यान रखना, तो उसको भी लोग यूज नहीं कर सकते। तो ट्रेडमार्क जनरली आपको आइडेंटिटी कोई आपकी यूज ना कर ले, इससे बचाता है आपको, ठीक है। बाकी आईपीआर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई कोई आपका इन्वेंशन कॉपी नहीं करेगा ना, कॉपी करेगा तो फिर आपको पैसा देगा, है ना। तो क्या कहते हैं, इससे तो मतलब क्या कहते हैं, इमेजिन अगर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होती तो फिर हर इंसान, तो देखो एक चीज सोचो, हर इंसान तो दूसरों की कॉपी कर लेते, और क्रिएटर तो फिर कुछ नया बनाने की सोचते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कोई दूसरा बना लेता है फिर तो फायदा नहीं, इकोनॉमी को सफर करना पड़ता। तो इसलिए आईपीआर जो होता है ना एक तरीके से इनोवेशन करने के लिए मौका देता है, समझ रहे हो, प्रोटेक्ट करता है क्रिएटरों को और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए मौका देता है, ठीक है। बाकी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ऑलरेडी हम वैसे पढ़ चुके हैं, ट्रेडमार्क के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है।
जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने स्टार्ट करा एक शू कंपनी जिसको नाम दिया उसने स्पीड स्टेप, तो एक नया लोगो बनाएगा, एक स्पेशल सिंबल बनाएगा, एक स्लोगन बनाएगा। अगर किसी से बंदे ने उसका लोगो कॉपी कर लिया और उसको फेक शूज मतलब बेच दिए तो कस्टमर जो है ना वो कंफ्यूज। तो भाई सिंपल सी चीज है कि कोई दो दो बंदे एक सेम प्रोडक्ट बेचें तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो प्रोटेक्ट करना अपने ब्रांड को, तो उसे एक ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेडमार्क अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। देखो, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। जब चेकिंग प्रोसेस हो जाएगा आप एप्लीकेशन भरोगे, जो भी आपका लोगो, नेम ऑफ एड्रेस, जो भी सारी चीजें वो डाल देना। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन पेपर वेपर नहीं देंगे। एग्जामिनेशन मतलब ट्रेड ऑफिसर चेक करेगा कि यार ये ठीक है, इससे कोई और तो नहीं है, या फिर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं जी, या फिर कोई चेंज करना है कुछ, है ना। पब्लिकेशन अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर ट्रेडमार्क आपका ट्रेडमार्क जर्नल बन जाएगा, पब्लिक हो जाएगा ट्रेडमार्क जर्नल में। अपोजिशन, अगर थर्ड पार्टी को कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो फाइल अपोजिशन कर सकते हैं कि जो कि देखो हमारे सेम ही है। और फिर उसके बाद इशूइंग सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और ड्यूरेशन क्या है, 10 साल तक होता है और हर 10 साल बाद रिन्यू हो सकता है। बाकी ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर बात करते हैं। इमेजिन करो कोका कोला की एक सीक्रेट रेसिपी, अब देखो मजा आएगा। कोका कोला की एक सीक्रेट रेसिपी है, सिर्फ 2 जने उसको जानते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने दे डू नॉट पेटेंटेड, उन्होंने पेटेंट भी नहीं कराया, क्योंकि अगर वो इसका पेटेंट कराते तो फिर उन्हें पब्लिकली फॉर्मूला रिवील करना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने इसको एक सीक्रेट रखा और उसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट मतलब अपने बिजनेस की जानकारी को सीक्रेट रखना ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले आपको। कोई बना, आप देखो कहीं और कोका कोला जैसा टेस्ट आपको कहाँ आता है। 10-10 रुपए पीने अपने आती है, कोशिश करते हैं बहुत, पर नहीं, वो नहीं होता। फॉर्मूला हो गया, कोई पैटर्न हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, कोई तकनीक हो गई, कोई कस्टमर की लिस्ट हो गई, तो उसको ट्रेड सीक्रेट कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। कंडीशन क्या है ट्रेड सीक्रेट के लिए, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कमर्शियली फायदा दे। अगर उसको सीक्रेट रखो तो आप तो फायदा हो, ऐसा नहीं सीक्रेट रख रहे हो लेकिन फायदा ही नहीं है। लोग प्रॉपर एफर्ट करने चाहिए उसको सीक्रेट रखने के लिए। बाकी सीक्रेट रखने के लिए आपको क्या क्या चीजें जानकारी चाहिए, तो देखो सबसे पहले लॉक करो डॉक्यूमेंट को सिक्योरली। यूज करो एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, साइन कर लो कि भाई हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और प्रोजेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा के साथ, मतलब सॉरी, प्रोटेक्ट करो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को पासवर्ड के साथ, मतलब एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के साथ, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करो उसे। बाकी शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, कोई भी जो, ये ऐसा नहीं है कि ये पेटेंट और ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। अगर ये लीक हुआ तो भाई मुश्किल हो जाता है फिर रिकवर करना, लेकिन हाँ, बट इफ एनडीए एग्जिस्ट तो लीगल एक्शन आप ले सकते हो। ट्रेड सीक्रेट्स भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या है, इमेजिन दार्जिलिंग की टी, या फिर मैसूर का सिल्क, या बीकानेरी भुजिया, आप सुना होगा। ये प्रोडक्ट फेमस है अपने ओरिजिन, जहां से ये आए हैं वहां से, तो इसे देखो ज्योग्राफिकल, जहां से ये आए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बीकानेरी भुजिया बीकानेर से है। तो स्पेशल रिकॉग्निशन जो होता है ना वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है कि यार ये इस जगह से स्पेशल नाम लेकर आए हैं। व्हाट इज जीआई? जीआई एक तरीके से अधिकार है जो प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, दैट कम फ्रॉम एक भाई स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया से आए हैं, तो स्पेशल क्वालिटी हो जाती है उस प्लेस की। एग्जाम्पल दार्जिलिंग की टी, है ना, या फिर कोल्हापुरी की चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं इस तरीके से, मैसूर का सिल्क, बीकानेरी भुजिया, बासमती राइस स्पेसिफिक स्टेट्स है इंडिया के वहां से आती है। कंडीशन क्या है लेकिन जीआई की, जी है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा एग्रीकल्चरल होना चाहिए, या नेचुरल, या मैन्युफैक्चर करके बनाया हुआ होना चाहिए, और वो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करना चाहिए, उस एरिया से उसका नाम बढ़ेगा, और उसके पास स्पेशल फीचर होने चाहिए उस एरिया के, ठीक है ना। बाकी जीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, तो भाई एप्लीकेशन भर दो जीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी उसके बाद प्रीलिमिनरी स्क्रूटिनी, मतलब इंफॉर्मेशन आपकी चेक की जाएगी थोड़ा बहुत कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने भी कर रखा हो। एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद पब्लिश हो जाएगा, मतलब पब्लिश इन जर्नल विद इन 3 मंथ्स, जब आपने फाइल वेल करा होगा। अपोजिशन है, थर्ड पार्टी जो है वो अगले 3 महीने तक अपोजिशन में आपके अगेंस्ट बोल सकती है। जैसे एग्जाम्पल, यूएसए कंपनी ने ट्राई करा था कि वो पेटेंट कर ले बासमती राइस को, तो इंडिया ने अपोज करा बासमती राइस कि बासमती तो ऑलरेडी जीआई के प्रोटेक्शन में आ रखी है, तो आप इसको क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, 10 साल तक चलेगा, रिन्यू कराते रहो और रिन्यू करने की फीस देते रहो। मेरे भाई मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होगे, बहुत आसान लगा होगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे।